चलो बच्चों चालू करेंगे आगे। चल गया, उनको बोलो, मैं बोल दूंगा। आ जाओ आ जाओ बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। पढ़ोगे आज? पढ़ते रोज नहीं पढ़ते मतलब? चलो आओ पढ़ेंगे फटाफट। आज मेरे को ज्यादा नहीं पढ़ाना, आज मेरे को ज्यादा नहीं पढ़ाना, देखना इधर ध्यान से। सबसे पहले हम सेक्शन 37 पढ़ रहे हैं, कल हमने सेक्शन 36 पे खत्म किया था। सबसे पहले हम सेक्शन 37 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 36 पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट पहले सेक्शन 36 पढ़ेंगे, सेक्शन 36 पढ़ने के बाद सेक्शन 37 पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है? 35, अच्छा 35 का भी एक पॉइंट बचा हुआ, राइट। चलो तो पहले 35 डिस्कस कर लेते हैं, 35 डिस्कस करने के बाद आगे चलेंगे। डन है? आ जाओ बेटा। कल हम पढ़ रहे थे अगर प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट होता है, पहली चीज तो कंपनी की ड्यूटी क्या है? कंपनी की ड्यूटी है कि बेटा जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करे तो मेरा मन तो गया था एक बार पूरा सुन लें। हाँ हाँ, क्लास के बीच में चलाऊंगा आज, साथ में गाएंगे सब। तो सर लॉ बोला अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो कंपनी की ड्यूटी क्या है कि भाई किसी के साथ गद्दारी नहीं करनी, किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना। समझ रहे हो तनीषा? मक्कारबंदी नहीं करनी, ठीक है? मतलब गद्दारी नहीं करनी, बेवफाई नहीं करनी। किसके साथ? पब्लिक के साथ। आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, उसमें आपने मिसलीडिंग स्टेटमेंट डाल दिया, अनट्रू स्टेटमेंट डाल दिया, सप्रेस कर दिया कोई मटेरियल फैक्ट, तो आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। तो लॉ यही बोला कि यार देखो ये तो गलत है ना यार, आप किसी को झूठ बोल के थोड़ी बोल सकते हैं। आप सोचो कोई मेरे से पढ़ने आए, मैं बोलूं कि मैं 1 महीने में लॉ का सिलेबस करा लूंगा, तू तो पढ़ ले। सामने वाला इंप्रेस हो गया, बोले यार क्या टीचर है, जोरदार है यार, 1 महीने में लॉ का सिलेबस करा देगा। उसने बेचारे ने फीस जमा करा दी, मई में उसका पेपर है, अप्रैल में उसने ज्वाइन किया, बोले ये सर तो 1 महीने में कोर्स करा देंगे। अब उसने ज्वाइन कर लिया, सोचो 1 महीने में कोर्स हुआ नहीं, उस बेचारे के साथ क्या होगा? समझ रहे हो? तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना यार, झूठ बोलना, फॉल्स स्टेटमेंट देना, मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना, किसी मटेरियल फैक्ट को सप्रेस कर लेना, छुपा लेना तो गलत है ना। क्यों चिराग? शोभा नहीं देता यार ये काम अच्छे लोगों को, एटलीस्ट आपका पता नहीं। तो लॉ बोला जब भी कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, जब भी कंपनी पब्लिक को क्या इशू कर रही है? प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, तो उसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट ना डाले। और अगर आपने डाला तो जो भी लोगों ने प्रोस्पेक्टस का इशू ऑथराइज करा, प्रमोटर, डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, एक्सपर्ट, इन लोगों को पनिशमेंट मिलेगा, एक सिविल और एक क्रिमिनल। क्रिमिनल 34 में था, सिविल 35 में था। अब सिविल पनिशमेंट क्या होता है? सिविल पनिशमेंट क्या होता है आप बताओ बेटा लास्ट में। हाँ, व्हाट इज सिविल पनिशमेंट? अरे सिविल में क्रिमिनल थोड़ी बोलेगा भाई मेरे। व्हाट इज सिविल पनिशमेंट? क्या नाम है आपका? चेतन। तो चेत जाओ ना भाई। व्हाट इज सिविल पनिशमेंट? जागो भाई जागो, क्या कर रहे हो? कल तुम्हें नोट्स में लिखा है सिविल पनिशमेंट, अब ये दोनों पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बेवकूफ। पता है आपको सिविल पनिशमेंट क्या होता है? फिर कल पढ़ाया नहीं मैंने, कहां से पता होगा? कल पढ़ाया भी था क्या मैंने सिविल पनिशमेंट? फिर बोल रहा पढ़ाया नहीं। समझ रहे हो मतलब आप सोचो कि अगर कोई टीचर कोई चीज नहीं लिखाए तो अगले दिन तो आगे बोल दोगे बोले पढ़ाया नहीं। बोल रहा पढ़ाया नहीं आपने। गजब आदमी यार तू। चल आज खड़ा हो थोड़ी देर, 2 घंटे, ठीक है? बिठाऊंगा नहीं आज मैं चेतन को जब तक ये चेतेगा नहीं। तो बेटा सिविल पनिशमेंट क्या होता है याद करो। सिविल पनिशमेंट में ये होता है कि आपने जो फ्रॉड किया उसकी वजह से जो सामने वाले को लॉस हुआ, उसके लिए आपको उसे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो कल हम बेसिकली पढ़ रहे थे सिविल पनिशमेंट के डिफेंसेस क्या हैं। तो मैंने बताया था कि ये जो पहला वाला पनिशमेंट है, मैंने बताया था कि ये जो पहला वाला पनिशमेंट है, ये तो पहला वाला जो डिफेंस है वो सिर्फ डायरेक्टर को मिलेगा, वो भी प्रपोज डायरेक्टर को। प्रपोज डायरेक्टर क्या डिफेंस देगा कि मैंने डायरेक्टर बनने की कंसेंट दी थी लेकिन बाद में मैंने कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था। दूसरा डिफेंस था प्रोस्पेक्टस इशूड विदाउट कंसेंट। आप ये प्रूव कर दो, देखो भाई ना तो हमें किसी ने बताया, ना हमारी नॉलेज थी, ना हमारी कंसेंट थी। हमारी नॉलेज और कंसेंट के बिना प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है। और जब हमें यह बात पता चली कि हमारी नॉलेज और कंसेंट के बिना प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है तो हमने पब्लिक नोटिस देके सबको यह बात इंफॉर्म भी कर दी थी, तो भी आप बच जाओगे।
अब ये बेटा जो आखिरी वाला डिफेंस है, ये जो आखिरी वाला डिफेंस है, ये डिफेंस बेटा सिर्फ एक एक्सपर्ट को मिलेगा। किसको मिलेगा? ये जो आखिरी वाला डिफेंस है बेटा, ये सिर्फ किसको मिलेगा? एक्सपर्ट को। ये आखिरी वाला डिफेंस सिवाय एक्सपर्ट के कोई नहीं ले सकता। तो मैंने कल यही बताया था, सबसे पहली चीज तो ये अवेलेबल है ओनली टू एक्सपर्ट नहीं है। अब देखो मैं इसका एग्जैक्ट चीज बताता हूं क्या, ये डिफेंस अवेलेबल है ओनली टू पर्सन who relied on expert, who relied on expert। तो ये बेसिकली एक्सपर्ट को डिफेंस नहीं है, ये बेसिकली एक्सपर्ट को डिफेंस नहीं है, जिसने एक्सपर्ट पे रिलाई किया उसको डिफेंस है। आज क्या हुआ, मैं कंपनी बना रहा हूं, मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, मैंने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि हमारे पास 400 करोड़ रुपए के एसेट है। मैंने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया 400 करोड़ रुपए के एसेट है। पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू हो गया, बाद में पता चला ये तो झूठ था, ये तो मिसस्टेटमेंट था, 400 करोड़ के एसेट थे ही नहीं। तो पुलिस ने आके मुझे पकड़ लिया कि भाई तूने झूठ बोला। तो मैं तो क्या था, वहीं रोने लग गया, मैं तो वहीं रोने लग गया। मैंने बोला कि मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, गलती इसकी है, तनीषा की है। बोले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस तनीषा, मैंने तो उससे एसेट का वैल्यूएशन कराया था, उसने बोला था एसेट 400 करोड़ का है, तो मेरी क्या गलती है बताओ। तो पुलिस बोली बात तो ठीक है, तो मुझे तो बाइज्जत बरी कर दिया। अभी अभी मैं छूट के आया हूं खुशी खुशी, अब पुलिस आ रही है बेटा तेरे को पकड़ने, तू देख ले भगले, पुलिस आ रही है पकड़ने, देख लो अब ले जाएगी, मैं नहीं बचाऊंगा, समझ रहे हो। तो 5 मिनट है दूर, अभी भी भागना, देखो भाग सकते हो। तो भैया कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये प्रूव कर दो कि आपने एक्सपर्ट पे रिलाई किया था, तो आप तो मर जाओगे, आप तो बच जाओगे, सॉरी, और जो एक्सपर्ट है वो मर जाएगा। तो बेसिकली आपको ये प्रूव करना है कि आपने एक्सपर्ट पे रिलाई किया था, लेकिन अब उसमें भी बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहले आप ये बोलो, जो एक्सपर्ट ने बोला था मैंने सेम वैसा बोला था, मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया। बोले मैंने जो स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट मेड बाय सच अभिषेक लोहिया, वॉजा, मैंने तो जो इसने बोला था वही बोला, वॉजा करेक्ट एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द तनीषा। बोले जो तनीषा ने बोला था मैंने तो उसका करेक्ट और फेयर प्रेजेंटेशन दिया था, मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया। इसने बोला था सेट 400 करोड़ के हैं तो मैंने भी 400 करोड़ लिखा, इसने बोला अब लैंड 400 करोड़ की है तो मैंने लिख दिया लैंड 400 करोड़ की है। बोले मेरी क्या गलती है? पहला तो ये प्रूव करो। दूसरा, अब ये प्रूव करो कि जो एक्सपर्ट था वो एक कॉम्पिटेंट बंदा था। ये थोड़ी सड़क से उठा के एक भिखारी को बोला कि ले एसेट की वैल्यूएशन कर, उसने 400 करोड़ वैल्यूएशन कर दिया, आपने लिख दिया 400 करोड़ है। ऐसे थोड़ी किसी से भी वैल्यूएशन करा लोगे। तो दूसरी चीज आपको प्रूव करनी है कि आपको ये विश्वास था कि जिस एक्सपर्ट से आपने वैल्यूएशन कराई है वो एक कॉम्पिटेंट बंदा है, काबिल बंदा है, केपेबल बंदा है। तो दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है? द तनीषा हु मेड द स्टेटमेंट, नहीं ये तो मेरा है, द अभिषेक लोहिया हु मेड द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय तनीषा हैड रीजनेबल ग्राउंड का मतलब कल बताया था एविडेंस। मेरे पास एविडेंस था ये बिलीव करने का, हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव एंड डिड अप टू द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बिलीव। बोले जब तक प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ मेरे को बिलीव भी था दैट एक्सपर्ट वाज अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू मेक इट। एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट था स्टेटमेंट देने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज, बोले मैंने एक्सपर्ट की कंसेंट ली थी। अब इसकी कंसेंट के बिना तो इसका स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में नहीं आ सकता ना, तो बोले इसने कंसेंट भी दी थी, द एक्सपर्ट हैड गिवन हिज कंसेंट। और एक ये प्रूव करो कि इसने जो कंसेंट दी थी वो विड्रॉ भी नहीं करी थी, द एक्सपर्ट हैड नॉट विड्रॉन हिज कंसेंट आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस लाने से पहले, बिफोर डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन टू आरओसी, फॉर रजिस्ट्रेशन टू आरओसी। अगर आपने प्रूव कर दिया तो फिर आप बच जाओगे। लायबिलिटी एक्सपर्ट की तो देखो आएगी, वो नहीं बच पाएगा, लेकिन आप बच जाओगे। आपको क्या प्रूव करना है? सबसे पहले मैंने एक्सपर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया था उसका करेक्ट एंड फेयर प्रेजेंटेशन दिया। दूसरा, मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था कि एक्सपर्ट एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। तीसरा, मैंने एक्सपर्ट की कंसेंट ली थी। और चौथा, एक्सपर्ट ने जो कंसेंट दी थी वो उसने विड्रॉ नहीं करी। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो फिर आपकी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी।
आप सेक्शन 35 में सिविल पनिशमेंट से, सिविल लाइबिलिटी से बच जाएंगे। बोलिए आया समझ में? तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सबसे पहले तो आप ये प्रूफ करो आपने करेक्ट एंड फेयर प्रेजेंटेशन दिया था ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय एक्सपर्ट। फिर आप ये प्रूफ करो एक्सपर्ट वाज कॉम्पिटेंट टू मेक द स्टेटमेंट। फिर आप ये प्रूफ करो एक्सपर्ट हैड गिवन द कंसेंट। फिर आप ये प्रूफ करो एक्सपर्ट हैड नॉट विथड्रॉन हिज कंसेंट। अगर मैंने ये चार चीजें प्रूव कर दी तो मैं लायबल नहीं रहूंगा। तो देखो शुरुआत से लाइन कैसे आ रही है। अभिषेक लोहिया हु मेक्स एनी स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपर्ट shall not be liable section under section 35 it is proved that। फिर ABCD चार बातें। बोलिए आया? नहीं आया समझ में? तुम कुछ समझते भी हो, जबरदस्ती आ गया बोलते हो? क्योंकि देखो इसका देख के तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ समझते हो। कल आए थे आप? फिर बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब आप कहो तो डांट देता हूं। आप मुर्गा बनिए, इधर आजा आजा। आ भी रही है जैसे मैं सीरियस हूं भाई। अब तुम्हें या तो मैं डांट दूंगा तो सबका मूड खराब हो जाएगा, फिर मुंह लटका के पड़े रहेंगे। कोई गुस्से में जाके मेरा हेडलाइट फोड़ दे गाड़ी का, तो ऐसा भी करते हैं बच्चे, समझ रहे हो? तो जाके मेरी गाड़ी पे लिखा है सनम बेवफा। तो भाई मैं अब डांटू भी नहीं तो तुम पढ़ो नहीं, करें क्या बताओ आप चेतन? आप बताओ सर ये करें। सर अब या तो ये करूं दो और दो इधर चीयर लीडर लाके खड़े कर दूं, जब भी टॉपिक कंप्लीट हो वो डमरू लेके बजाएं डम 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 डम, तो तुम्हारी नींदें जागे। क्या करें आप बताओ? अरे आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ। या तो तेरे को मुर्गा बना दें यहां, आजा चल आजा आजा। क्या करें आप बताओ चेतन? ऐसे थोड़ी होता है बेटा। आप नहीं घर जाके पढ़ोगे नहीं आउटकम निकलेगा ना। अब मैं आपको डांटना चाह नहीं रहा, फालतू में चिराग नाराज हो जाएगा, बोले हमारे कलीग को डांट दिया सर ने, झंडा लेके खड़ा हो जाएगा। सही है सब? चलो खैर बिठाऊंगा तो नहीं मैं आपको। यहां तक क्लियर है क्या? समझ में आया? कोई क्वेरी? ठीक है, तो देखो बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से। तो एक बार मैं पूरा रिकैप कराता हूं फिर आंसर करता हूं। शुरुआत से सेक्शन क्या था? शुरुआत से आप देखो, सबसे पहला था, मैंने स्क्रॉल कर रहा, व्हेन इज सेक्शन 35 अट्रैक्टेड। तो उसमें मैंने लिखा रखा है अगर प्रोस्पेक्टस में कोई स्टेटमेंट है विच इज मिसलीडिंग या ओमिशन ऑफ एनी मैटर है विच इज मिसलीडिंग, कोई पर्सन सब्सक्राइब करता है टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एंड सस्टेन्स एनी लॉस, और उसको लॉस होता है, तो सेक्शन 35 लगेगा। सेकंड पॉइंट आया हु इज लायबल। तो मैंने लिखा है लायबल में कौन होगा? कंपनी लायबल होगी, डायरेक्टर लायबल होंगे, प्रपोज डायरेक्टर लायबल होगा, प्रमोटर्स लायबल होंगे, एवरी पर्सन हु ऑथराइज इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस लायबल होगा और एक्सपर्ट लायबल होगा। ये नाम है। एक नाम मैंने कट करा दिया था, मैंने कहा सेम है। उसके बाद मैंने लिखा है पनिशमेंट। तो पनिशमेंट क्या है कि बोले जिन भी लोगों को लॉस हुआ है प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट की वजह से उन्हें आपको कंपनसेशन देना है। और फिर लास्ट ये तीन डिफेंसेस थे, एक विदाउट कंसेंट वाला था, या सॉरी विड्रॉल ऑफ कंसेंट वाला था, फिर सेकंड पे विदाउट कंसेंट या नॉलेज था, और तीसरा था डिफेंस टू एनी पर्सन मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट। यहां पर आकर सेक्शन 35 होता है फिनिश्ड। कोई डाउट या क्वेरी किसी बच्चे की? नहीं सर ये तो हमको आता है। हाँ बेटा पहले इधर बताता हूं फिर आपको बताऊंगा। आप बोलो श्रेया पहले। किस केस में? सर जो ये डिफेंस लेगा, आप ये मत बोलो कंपनी लायबल नहीं होगी। अगर ये डिफेंस कंपनी ले रही है तो कंपनी भी नहीं लायबल होगी। अगर ये डिफेंस एक्सपर्ट ले रहा है तो एक्सपर्ट तो खैर कैसे लेगा, ये डिफेंस प्रमोटर ले रहा है तो वो भी नहीं लायबल होगा, डायरेक्टर ले रहा है। तो जो ये डिफेंस लेगा तो कंपनी लेगी तो कंपनी नहीं लायबल होगी। तो हम ये मत बोलिए कि कंपनी नहीं लायबल होगी, जो ये डिफेंस लेगा वो नहीं लायबल होगा। तो अगर कंपनी ये डिफेंस ले पा रही है तो वो भी नहीं लायबल होगी। समझ गए क्या? बोलिए यस और नो। समझ में आया? वेरी गुड। मानवी आप बताइए क्या पूछ रहे थे? नहीं बेटा मैंने कल भी बोला था, मैं यही आपको बता रहा हूं। क्रिमिनल जो लायबिलिटी है उसके दो डिफेंस हैं, उनमें से एक प्रूफ करोगे तो बचोगे वरना नहीं बचोगे। सिविल के डिफेंसेस अलग है, क्रिमिनल के अलग है। तो ये जो मैंने तीन डिफेंस बताई ये क्रिमिनल में नहीं मिलेंगे, और क्रिमिनल में जो दो डिफेंस बताए वो सिविल में नहीं मिलेंगे। क्रिमिनल से बचना है तो वही दोनों डिफेंस देने पड़ेंगे, और सिविल से बचना है तो यही डिफेंस देने पड़ेंगे। ठीक है चलिए। अब बेटा एक सेक्शन पढ़ा रहा हूं 36
फ्रॉड्यूलेंट इंड्यूसमेंट करके इसकी हम एक हेडिंग बनाएंगे, सेक्शन 36। किसी को फ्रॉड करके उकसाना, किसी को कोई काम फ्रॉड करके उकसाना। जैसे फ्रॉड्यूलेंट इंड्यूसमेंट क्या है? किसी को उकसाना, कोई काम करने के लिए, ले तू कर, नहीं तू कर यार, मैं बैठा हूं तू कर। फ्रॉड करके, धोखाबाजी करके। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? हर्ष इसको बोलता है, गीतांश को, कि यार मेरे पास अभी अभी अभिषेक सर का फोन आया कि आज क्लास की छुट्टी है। मैंने कोई फोन नहीं किया। इसको झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है कि अभिषेक सर का अभी फोन आया कि क्लास की छुट्टी है। तू ग्रुप में मैसेज डाल दे, इसको उकसा रहा है, तू ग्रुप में मैसेज डाल दे क्लास की छुट्टी है। अब गीतांश हमारा बोला वाला सीधा साधा बेवकूफ बन गया, इसने ग्रुप में डाल दिया टुडेज लॉ क्लास ऑफ। मैं आ गया क्लास में, फिर इसकी मैंने जो बैंड बजाई पूछो मत आप। तब इसमें बेचारे इसकी गलती है क्या? गलती किसकी है? हर्ष की। तो पनिशमेंट किसको मिलना चाहिए? हर्ष। तू बना मुर्गा बन, आजा 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 फटाफट। नहीं नहीं, तेरे को नहीं माफ करेंगे, आजा। अब की बार कोई डिफेंस नहीं है, अब की बार कोई डिफेंस नहीं है। सर अब सेक्शन क्या है? 36। सेक्शन 36 किसका है? फ्रॉड्यूलेंट इंड्यूसमेंट, धोखा करके किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना। इंड्यूसमेंट करना माने उकसाना, मजबूर करना कि तू ऐसा काम कर। अब हुआ क्या देखो समझना। लॉ बोला इफ एनी पर्सन कॉमा knowingly or recklessly, comma, makes any statement or promise which is false or misleading, to induce other person to enter into a point. Any agreement for acquiring, comma, disposing of or subscription of securities. Subscription of securities. Or B point, any agreement to secure profits from yield of securities or fluctuation in prices of securities, or any agreement to obtain credit facilities, from banks and financial institutions. Finished.
लिख लिया बेटा आपने? वेरी गुड। इधर देखना बच्चों, क्या बोल रहे हो? यस भी तो बोला था कुछ बच्चों ने। चलो आओ इधर देखना, अभी समझाऊंगा पूरा, लिख लेना था, कोई दिक्कत नहीं। सर होता क्या है इस सेक्शन में, हम जानबूझकर, नोइंगली मतलब जानबूझकर, हमें पता है, रेकलेसली का मतलब केयरलेसली, केयरलेसली जानबूझ के बोले बाढ़ में जा, गड्ढे में गिर। इसने मेरे से पूछा सर आपने गंगूबाई काठीवाड़ी देखी क्या, कैसी मूवी है? मैंने देखी नहीं है। मैंने कहा जा तू देख, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा जा तू देख, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। मुझे पता नहीं कैसी मूवी है, मैं तो इसे दुश्मनी निकाल रहा था। मैंने कहा जा तू देख, गंगूबाई देख। बोले आलिया भट्ट है, जा तू देख कर आ, मजा आएगा। बोले बहुत बढ़िया मूवी है। बेचारी देख आई। बाद में पता चला सर मूवी तो बहुत खराब थी, मेरे को तो नींद आ गई मूवी में। बोले महारथी मूवी थी, तो मेरे से आके लड़ रही है। मैंने कहा ऐसे ही होता है। तो भैया ऐसे नहीं होता ना, नोइंगली तो हो गया जानबूझ के, रेकलेसली का मतलब है आपको कुछ अता पता नहीं है, केयरलेसली बोले जा तुम मर। तो बोले किसी पर्सन ने, मान लो अभिषेक लोहिया ने, या मैं क्यों मरूं, या हर्ष ने, मिस्टर हर्ष ने क्या करा, नोइंगली और रेकलेसली एक स्टेटमेंट दिया या एक प्रॉमिस किया, एक स्टेटमेंट दिया या एक प्रॉमिस किया जो मजे की बात थी, झूठा है, फॉल्स है या मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग होना, फॉल्स होना एक ही बात है। क्यों किया ऐसा मैंने? उकसाने के लिए। हर्ष उकसा रहा था, किसको उकसा रहा था? लेटर से ये श्रेया को उकसा रहा था, मिस श्रेया को उकसाने के लिए। हर्ष ने नोइंगली या रेकलेसली एक स्टेटमेंट या प्रॉमिस दिया जो कि फॉल्स या मिसलीडिंग था, उकसाने के लिए श्रेया को। क्या उकसा रहा है श्रेया को? बोले तो अग्रीमेंट बना ले। अग्रीमेंट बना के बोले खरीद ले, बेच दे, खरीद ले सिक्योरिटीज। सर एक्चुअली क्या हुआ, ये ब्रोकर का काम करता है। अब ब्रोकर को किससे मतलब है? कमीशन से। ब्रोकर को किससे मतलब है? कमीशन से। तो ब्रोकर तो शेयर खरीदवाता है तो भी कमीशन मिलती है, बिकवाता है तो भी कमीशन मिलती है। तो श्रेया गई इसके पास, भैया मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीदना चाहती हूं, बताओ कैसे हैं। अब हर्ष को पता नहीं कैसे हैं, या इसको पता है घटिया है, पर इसने देखा यार कमीशन मिलेगा। बोले तू खरीद बहन, जोरदार शेयर है, अगले 2 साल में नेट प्रॉफिट डबल हो जाएगा कंपनी का, कंपनी भयंकर ग्रोथ करेगी, पूरे विश्व की नंबर 1 कंपनी हो जाएगी, तू करोड़पति हो जाएगी, तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सपनों के बड़े बड़े महल खड़े कर दिए। श्रेया बोले वाह यार, इसने 5-7 करोड़ के शेयर खरीद डाले, 5-7 करोड़ के शेयर खरीद डाले। 1% अगले की कमीशन थी, 7 करोड़ पे 7 लाख रुपए की कमीशन लेके भाई साहब चुपचाप पतली गली से निकल लिए। अगली साल पता चला शेयर पूरा टूट गया, प्राइस कम हो गई, ये बेचारे घाटे खा के रो रही है। ठीक है, बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, ये कैसे क्या हो गया। ठीक है, तो भैया समझो आज क्या कर रहा है ये हर्ष, अपना कमीशन कमाने के चक्कर में फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहा है किसको? श्रेया को। और श्रेया को उकसा रहा है कि तू अग्रीमेंट बना और खरीद, या बिकवा भी सकता है। अभी आई, बोले भैया मेरे पास एलएनटी के शेयर पड़े हैं, बेच दूं क्या? अब शेयर के फ्यूचर में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, कायदे से नहीं बेचना चाहिए। पर हर्ष ने कहा झूठ बोल देते हैं, बेचेगी तो अपने को तो कमीशन मिलेगा, तो ब्रोकर है ना भाई। हाँ तू बेच दे, खराब कंपनी है, बोले अभी बंद होने वाली है, ऐसा सुनने में आया कि कंपनी में बहुत घपले चल रहे हैं, तू तो बेच दे भाई। तो सोच तू कैसा है, समझ रहा है? तेरी अंतरात्मा से कभी आवाज नहीं आई? तेरी कभी शीशे के आगे खड़े होकर तूने अपने आप को देखा है? मतलब हाँ शीशा टूट जाएगा, सही बोल रहे हो आप। तो लॉ बोला, हाँ तुम साथ ही खड़े हुए होंगे। चलो तो देखो, तो इफ एनी हर्ष knowingly or recklessly makes any statement which is false or misleading, to उकसाने के लिए श्रेया कि वो एंटर कर ले अग्रीमेंट, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटीज। तो ऐसा कहेंगे कि हर्ष ने क्या किया है? फ्रॉड्यूलेंट इंड्यूसमेंट किया है। या फिर अगेन कहानी वही है, वही हर्ष फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहा है, डिसेप्टिव स्टेटमेंट दे रहा है श्रेया को उकसाने के लिए, श्रेया को उकसाने के लिए। श्रेया को उकसा रहा है कि तू अग्रीमेंट बना ले, श्रेया को उकसा रहा है कि तू अग्रीमेंट बना ले। अब की बार बोल रहा है तेरे को प्रॉफिट होगा। सिक्योर मतलब अर्न करना, सिक्योर माने अर्न करना।
इसको बोल रहा है तू रिलायंस के शेयर खरीद ले। भाई तो अपने कमीशन की सोच रहा है, अब कैसे उकसा रहा है? बोले तू रिलायंस का शेयर खरीद ले, इसमें बहुत बढ़िया डिविडेंड मिलता है, इसमें बहुत बढ़िया। रिलायंस ने पिछले 500 सालों में डिविडेंड नहीं दिया, उकसा रहा है, अरे तू खरीद, भयंकर डिविडेंड मिलेगा, मजा आ जाएगा। तो इसको बोल रहा है तेरे को यील्ड का मतलब होता है अगर शेयर्स हैं तो डिविडेंड और डिवेंचर्स हैं तो इंटरेस्ट। तो इसको बोल रहा है तू अग्रीमेंट बना ले और रिलायंस के शेयर खरीद ले ताकि तू अर्न कर पाए प्रॉफिट्स। किससे अर्न कर पाए? या तो फ्रॉम यील्ड ऑफ सिक्योरिटीज, या तो प्रॉफिट अर्न कर पाए ड्यू टू चेंजेस, ड्यू टू फ्लक्चुएशन, चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी। उसको बोल रहा है तू रिलायंस के शेयर खरीद, रिलायंस की शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, 100 रुपए का है 150 रुपए हो जाएगा, तेरे को 50 रुपए का मुनाफा होगा, तू खरीद। कुल मिला के इसको बोल रहा है तू अग्रीमेंट बना ले शेयर खरीदने बेचने का जो भी है, ताकि तू अर्न कर पाए प्रॉफिट। किसमें से? फ्रॉम यील्ड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी। क्लियर है? या ये तो और आगे निकल गया। ये कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का, अब कंपनी को बैंक लोन चाहिए, कंपनी को क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए। क्रेडिट फैसिलिटी हो गया लोन्स एंड एडवांसेस, कंपनी को लोन्स एंड एडवांसेस चाहिए। बैंक के पास पहुंच गया, बैंक को बोल रहा है हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, तोड़ देगी, फोड़ देगी, मचा देगी, आप तो एक काम करो हमारी कंपनी को 500 करोड़ का लोन दे दो। झूठी पीएनएल बना के दे दी, प्रोजेक्टेड, बोले हमारा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 2,500 करोड़ का है। बोले ले, बोले हम तो रिलायंस को टक्कर देंगे, अभी हमारा प्रॉफिट 250 करोड़ का है, अगले साल 500 करोड़ का होगा, फिर 5,000 करोड़ का होगा, फिर 60,000 करोड़ का होगा। तो बोले हम रिलायंस से भी आगे निकल जाएंगे। रिलायंस को तो बोले मात्र 57,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इस साल, हमें 60,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा अगले 4 साल में, बस तुम मेरे को 700 करोड़ का लोन दे दो। यही तो किया विजय माल्या ने, यही तो करा है विजय माल्या ने। तुमको लग रहा है सर मजाक कर रहे हैं, ये विजय माल्या हो गया, एबीजी शिपिंग कंपनीज हो गई, ये मेहुल चोकसी हो गया, नीरव मोदी हो गए, इन सब नहीं है कि बैंक को फॉल्स स्टेटमेंट दिए, डिसेप्टिव स्टेटमेंट दिए, झूठे स्टेटमेंट दिए, और बैंक को बोला लाओ तुम तो हमें लोन दो, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो भैया आज अगर आप किसी को फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो ताकि सामने वाला आपसे अग्रीमेंट बना ले और आप उससे क्या ऑब्टेन कर लो? क्रेडिट फैसिलिटी। किससे? बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कुल मिला के मैं बैंक के पास गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया, उनको फॉल्स एंड डिसेप्टिव स्टेटमेंट दिए, झूठे स्टेटमेंट दिए, मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए, उनसे क्या लेने के लिए? क्रेडिट फैसिलिटीज। तो इन सभी केस में मैं कहा जाएगा कि मैंने क्या किया है? फ्रॉड्यूलेंट इंड्यूसमेंट। अब लॉ बोला अगर आप फ्रॉड्यूलेंट इंड्यूसमेंट करते हो तो उस केस में सच पर्सन जिसने भी किया है, मेरे एग्जांपल में हर्ष, विल बी लायबल, वो लायबल हो जाएगा पनिशमेंट के लिए, विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। बोले से पनिशमेंट मिलेगा कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 447, और 447 का पनिशमेंट मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। तो हो क्या रहा है? नेट और नेट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई पर्सन नोइंगली या रेकलेसली फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहा है टू इंड्यूस अदर पर्सन टू एंटर इनटू अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बना ले खरीदने बेचने के लिए सिक्योरिटीज, अग्रीमेंट बना ले सिक्योर करने के लिए प्रॉफिट्स फ्रॉम यील्ड ऑफ सिक्योरिटीज, अग्रीमेंट बना ले टू ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ऐसा पर्सन लायबल फॉर पनिशमेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 447। यह बोलता है बेटा सेक्शन 36। बताइए आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, लिख लिया होगा सबने, आई एम श्योर। तो देखिए बेटा इधर देखेंगे, यहां पे हम लिख लेंगे रेफर नोट्स। ये पूरा सेक्शन मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखवा दिया है। डन? पक्का? बुक से भी पढ़ लो, सेम लिखा है, पढ़ के देख लेना आप, सेम लिखा है, मैं कोई अलग चीज थोड़ी ना लिख दूंगा। नहीं विश्वास हो रहा? इफ अ पर्सन नोइंगली रेकलेसली फॉल्स डिसेप्टिव मिसलीडिंग क्या दे रहा है? स्टेटमेंट प्रॉमिस, इंड्यूस करने के लिए अदर पर्सन को कि वो एंटर कर ले अग्रीमेंट, एक्वायर डिस्पोज ऑफ सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटीज, अग्रीमेंट बना ले सिक्योर करने के लिए प्रॉफिट यील्ड ऑफ सिक्योरिटीज से या फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से, अग्रीमेंट बना ले ऑब्टेन करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सारे कीवर्ड कवर किए, कुछ भी नहीं छोड़ा, और वो बंदा लायबल हो जाएगा 447 में। बताइए कुछ छोड़ा? सारे कीवर्ड कवर कर दिए मैंने। चले आगे, अब एक बहुत बड़ा सेक्शन है 37।
एक बहुत बड़ा सेक्शन है 37, वो और पढ़ेंगे, ठीक है सर। सेक्शन 37 ये बोलता है जिस भी पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ, मतलब जैसे आज मेरे साथ मान लो फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट हुआ, या मेरे साथ प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट हुई, तो बोले जो भी बंदे ने सफर किया है प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट होने की वजह से या फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट होने की वजह से, वो कंपनी के ऊपर और कंपनी से जुड़े लोगों के ऊपर सेक्शन 34, 35 और 36 में कोर्ट केस कर सकता है, ये लिखा हुआ है। तो एक्शंस बाय अफेक्टेड पर्सन, एक्शन माने कोर्ट केस करना, एक्शन माने क्या, टू फाइल अ सूट, सूट माने कोर्ट केस। क्या लिखा हुआ है पढ़ो, a suit may be filed or any other action may be taken। कौन से सेक्शन में, 34 या 35 या 36, by any person और ग्रुप ऑफ पर्सन। सर एनी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन इसलिए लिखा है, नॉर्मली पब्लिक इशू में किसी एक को लॉस थोड़ी होगा, बहुत सारे लोगों को लॉस होगा। तो मान लो 100 लोगों को लॉस हुआ तो 100 का ग्रुप मिलकर एक्शन लेगा। तो बोल रहा है a suit may be filed by any person, a suit may be filed or any other action may be taken under section 34, 35, 36 by any person or group of person या association of person जो अफेक्ट हुई है किससे, by any misleading statement or omission of any matter in the prospectus। क्लियर है क्या, बोलिए यस और नो। सिंपल सा सेक्शन है, पढ़ के खत्म करेंगे। तो भैया अभी क्या क्या सेक्शन हो गए हमारे पास, हमारे पास सेक्शन हो गए, शुरुआत से चलिएगा एक बार इस चैप्टर में, नहीं गिनिए मत, निकालिए शुरू से। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 23 में है मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। दो मैनर लिखे हुए हेडिंग में, पब्लिक इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, वैसे चार हैं, पब्लिक इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इश्यू और राइट इश्यू। उसके बाद अगला सेक्शन 24 हमने पढ़ा नहीं, 25 हमने पढ़ा नहीं, फिर आया 26 के अंदर एक तो मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस है और एक लीगल रूल्स रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है, डन। फिर हमने 27 से लेकर 33 तक कोई सेक्शन नहीं पढ़ा। फिर हम आए 34 पे, 34 में सिविल लाइबिलिटी, सॉरी क्रिमिनल लाइबिलिटी, 35 में सिविल लाइबिलिटी, 36 में फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट आ गया और 37 में एक्शन में अफेक्टेड पर्सन आ गया। बोलिए आया, चलिए चले आगे। ये लिख लिया सबने, अब इधर देखना, अब एक बहुत अच्छा सेक्शन पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा। सर अब देखो होता क्या है, प्रैक्टिकली बताता हूं होता क्या है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कौन सी होती है, जो रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, डैम, एयरपोर्ट, सीपोर्ट। अदानी ग्रुप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जीएमआर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, एल&टी, लार्सन एंड टर्बो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है हमारे देश में, ठीक है। रिलायंस पावर, खैर वो भी खत्म हो गई, वो भी लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी। तो हमारे देश में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की क्या है, फंड्स की नीड बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पब्लिक इशू लाई, पब्लिक इशू में पब्लिक से 400 करोड़ रुपए ले लिए, 400 करोड़ पूरे यूज हो गए 3 महीने में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को फिर पैसे चाहिए, फिर पब्लिक इशू लाई, फिर 200 करोड़ रुपए ले लिए, फिर वो 200 करोड़ रुपए 2-3 महीने में खत्म हो गए, फिर पब्लिक इशू लाई, फिर पब्लिक से 400 करोड़ ले लिए। तो भैया प्रॉब्लम क्या है, एक कंपनी को फटाफट बहुत सारे पब्लिक इशू लाने पड़ रहे हैं। अब अगर आपको मल्टीपल पब्लिक इश्यूज लाने की जरूरत पड़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्या हो गया बेटा, आपको मल्टीपल पब्लिक इश्यूज लाने की जरूरत पड़ रही है। तो मल्टीपल पब्लिक इश्यूज लाने की जरूरत पड़ रही है तो मल्टीपल टाइम क्या बनाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनाया, फिर प्रोस्पेक्टस बनाया, फिर प्रोस्पेक्टस बनाया। प्रोस्पेक्टस बनाना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फिर प्रोस्पेक्टस को बार बार न्यूज़पेपर में प्रिंट करना बहुत खर्चा आता है। तो कंपनी के बार बार मल्टीपल इश्यूज लाने में टाइम भी बहुत कंज्यूम हो जाता है और खर्चा भी बहुत लग जाता है। तो लॉ ने बोला चलो हम एक आइडिया देते हैं। लॉ बोला एक काम करो, मान लो एक कंपनी है PQR लिमिटेड। क्या है बेटा, एक कंपनी है PQR लिमिटेड, ठीक है। अब सर लॉ बोला कि ये प्रोसेस उन्हीं कंपनीज को अलाउड है जो सेबी स्पेसिफाई करेगी। जो अभी मैं प्रोसेस बताऊंगा वो हर कंपनी को अलाउड नहीं है, बोले उन्हीं कंपनीज को अलाउड है एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। अब जैसे सेबी ने स्पेसिफाई करा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को,
तो लेट अस से एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो लॉ बोला जो भी कंपनीज स्पेसिफाइड बाय सेबी हैं, जब वो पहला ऑफर लाएं, क्या लाएं? पहला मतलब जब भी पहली बार पब्लिक को शेयर इशू करें, तो लेट अस से वो एक फर्स्ट ऑफर लाई, फर्स्ट ऑफर लाई सिक्योरिटीज का। क्या लाई बेटा? फर्स्ट ऑफर लाई सिक्योरिटीज का। और लेट अस से ये फर्स्ट ऑफर जो सिक्योरिटीज का लाई, वो लाई 1 जून 2021 को। तो लॉ बोला जब आप फर्स्ट ऑफर लाओ, जब क्या लाओ? फर्स्ट ऑफर लाओ। फर्स्ट ऑफर के टाइम पे आरओसी को फाइल कर देना। आरओसी को क्या कर देना? फाइल कर देना प्रोस्पेक्टस। आरओसी को प्रोस्पेक्टस फाइल कर देना। आरओसी को क्या फाइल कर देना? प्रोस्पेक्टस। आरओसी को क्या फाइल कर देना? बोले आरओसी को प्रोस्पेक्टस फाइल कर देना, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस में यह लिख देना कि बोले ये सिंगल प्रोस्पेक्टस मल्टीपल इश्यूज में काम आएगा। बोले हम प्रोस्पेक्टस सिंगल इश्यू के लिए नहीं ला रहे, बोले यही मल्टीपल इश्यूज के लिए। आरओसी को बोल देना, देख आरओसी, हम बार बार नया प्रोस्पेक्टस नहीं बनाएंगे, ये प्रोस्पेक्टस मल्टीपल इश्यूज में काम आएगा, ठीक है साहब। तो आरओसी को आपने फर्स्ट ऑफर के टाइम पे क्या करा? प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया। आरओसी को बोल दिया कि ये प्रोस्पेक्टस, आरओसी को बोल दिया प्रोस्पेक्टस फॉर 1 और मोर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के लिए। बोले ये हमें मर्जी होगी तो हम एक इश्यू लाएंगे, हमारी मर्जी होगी तो एक से ज्यादा लाएंगे। ये फॉर 1 और मोर है। बोले ये 1 और मोर के लिए, 1 के लिए नहीं, 1 और मोर के लिए। बोले हमारी मर्जी होगी तो हम एक इश्यू लाएंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम 4 इश्यू लाएंगे। बोले हमने जो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है, आप तो सिर्फ इतना समझ लो ये एक इश्यू के लिए नहीं है, 1 और मोर इश्यूज के लिए है। फर्स्ट ऑफर हो गया 1 जून 21 को। अब सर लॉ बोला ये जो प्रोस्पेक्टस एक सिंगल इश्यू के लिए नहीं था, बल्कि 1 और मोर इश्यूज के लिए आप लेकर आए। बोले इस प्रोस्पेक्टस को हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बोले शेल्फ। शेल्फ समझते हो? शेल्फ का मतलब होता है जिसकी लॉन्ग टर्म में लाइफ हो, शेल्फ लाइफ बोलते हैं, शेल्फ लाइफ बोलते हैं। तो शेल्फ वर्ड कहां से आया? शेल्फ मतलब जिसकी लंबे समय की लाइफ हो। आज आप एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, तो चिप्स के पैकेट की 6 महीने की एक्सपायरी है, तो हम ऐसा बोलेंगे उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने। तो उसी तरह गवर्नमेंट बोली जो कंपनीज स्पेसिफाइड बाय सेबी हैं, वो चाहे तो एक प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे एक से ज्यादा इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कर सकती हैं। तो जिस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे एक से ज्यादा इश्यू ऑफ सिक्योरिटी किया जाएगा, उन्होंने बोला कि हम ऐसे प्रोस्पेक्टस को क्या बोल देंगे? शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। बोलिए आया? थक गए क्या बेटा? थक गए क्या? हाँ, थोड़ा और थको। तो देखो लॉ क्या बोला। लॉ क्या बोला कि अगर कोई कंपनी 1 और मोर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ला रही है, 1 और मोर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी ला रही है, तो पहले ऑफर के टाइम पे आरओसी को एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दे, ठीक है। अब ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस उन्होंने बोला जब भी फर्स्ट ऑफर ओपन हुआ, ओपनिंग ऑफ, बोले जब भी क्या हुआ? फर्स्ट ऑफर ओपन हुआ, ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर। मैं मान के चल रहा हूं फर्स्ट ऑफर ओपन हुई है 1 जून 21 को। तो बोले जो आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस लाए हो, जब भी फर्स्ट ऑफर ओपन हुआ उससे अप टू 1 ईयर तक वैलिड है, अप टू 1 ईयर तक वैलिड है। तो 1 जून 21 से अभी ऑफर, ये प्रोस्पेक्टस वैलिड है 1 जून 2022 तक। अब इसका मतलब ये हो गया कि 1 जून 2022 तक कंपनी जब भी वापस पब्लिक इश्यू लाएगी, कंपनी को वापस से प्रोस्पेक्टस बनाने की या आरओसी को फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो जैसे फर्स्ट ऑफर आया, फर्स्ट ऑफर के टाइम पे शेल्फ प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल हो गया। अब ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस की लाइफ अप टू 1 ईयर है। 1 ईयर कब से काउंट होंगे? जब फर्स्ट ऑफर ओपन होगा। ओपन मतलब जब पब्लिक से सब्सक्रिप्शन लेना आप चालू करेंगे। ऑफर ओपन होने का मतलब है जब पब्लिक से आप एप्लीकेशन लेना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर से 1 साल के लिए वैलिड है। अब अगले 1 साल तक आपको नया प्रोस्पेक्टस नहीं बनाना। लेकिन ये प्रोस्पेक्टस हर कंपनी को अलाउड नहीं है, सिर्फ किसको अलाउड है? कंपनीज स्पेसिफाइड बाय सेबी। अब क्या होगा? अब कंपनी मान लो फ्यूचर में एक सेकंड ऑफर लाई। क्या लाई? सेकंड ऑफर लाई। तो जब सेकंड ऑफर लाएगी
तो अब की बार कोई नया प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडेड ये सेकंड ऑफर विद इन 1 ईयर आए। तो लेटर से सेकंड ऑफर आ गया 1/11/2021 को, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अब फर्स्ट ऑफर के बाद जब आप क्या लाए, सेकंड ऑफर लाए, तो आपको कोई नया प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगले 1 साल तक जब भी ऑफर लाओगे कोई प्रोस्पेक्टस नहीं बनाना। अब मान लो एक थर्ड ऑफर भी लाई, अब मान लो एक थर्ड ऑफर भी लाई, मान लो थर्ड ऑफर लाई 1 फरवरी 2022 को। तो 1 फरवरी 2022 को जब आप क्या लाए, थर्ड ऑफर लाए, वापस से आपको नया प्रोस्पेक्टस नहीं बनाना। तो जब आप अब की बार क्या लाओगे, थर्ड ऑफर भी लाओगे। ऐसे करके 1 साल तक जितने ऑफर लाओगे, किसी भी ऑफर के टाइम पे अब आपको प्रोस्पेक्टस बनाने की वापस से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे कोई पूछे भैया शेल प्रोस्पेक्टस क्या है, तो बोले शेल प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो एक या एक से ज्यादा ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज के लिए वैलिड है। उसमें जब फर्स्ट ऑफर आएगी तो एक शेल प्रोस्पेक्टस बन के आरओसी को फाइल हो जाएगा, लेकिन जब सब्सिक्वेंट ऑफर्स आएंगी तो सब्सिक्वेंट ऑफर्स के टाइम पे कोई प्रोस्पेक्टस बना के आरओसी को फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं। बोलिए आ गया? यस सर, हमें आ गया, ये तो इजी था। लेकिन अब लॉ बोला एक चीज करनी पड़ेगी, जब आप सेकंड ऑफर लाओगे तब भी और जब थर्ड ऑफर लाओगे तब भी आपको एक छोटा डॉक्यूमेंट बनता है, एक छोटा डॉक्यूमेंट बनता है, वो फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा सेकंड ऑफर के टाइम पे भी, और आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा थर्ड ऑफर के टाइम भी, और जब भी ऑफर लाओगे आप सब्सिक्वेंट, जब भी सब्सिक्वेंट ऑफर आएंगे, मतलब फर्स्ट ऑफर के बाद जब भी जितनी ऑफर आएंगी, सब ऑफर के टाइम पे आपको आरओसी को एक दूसरा डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा जिसका नाम है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या नाम है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इस डॉक्यूमेंट का नाम है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो लॉ क्या बोला, जब फर्स्ट ऑफर लाए तब तो आरओसी को शेल प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया। अब जब सब्सिक्वेंट ऑफर लाओगे तो आरओसी को वापस से प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना होगा, लेकिन जब भी सब्सिक्वेंट ऑफर लाओगे तो आरओसी को एक दूसरा छोटा डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। बोलो आया? अब इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या आएगा सर? इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या आएगा सर? सब प्रीवियस ऑफर और नेक्स्ट ऑफर, प्रीवियस ऑफर और नेक्स्ट ऑफर के बीच में, बिटवीन प्रीवियस ऑफर, बिटवीन प्रीवियस ऑफर एंड सब्सिक्वेंट ऑफर के बीच में अगर कोई न्यू चार्ज क्रिएट हुआ है तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बताना पड़ेगा कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ है, या प्रीवियस ऑफर और सब्सिक्वेंट ऑफर के बीच में चेंजेस हुए हैं इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, चेंजेस हुए हैं इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, तो बोले ये आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बतानी पड़ेंगी। छोटा सा ये डॉक्यूमेंट होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में दो चीजें बतानी होती। क्या? जैसे फर्स्ट ऑफर के बाद सेकंड ऑफर आया, सेकंड ऑफर आया, तो सेकंड ऑफर के लिए प्रीवियस ऑफर कौन सा है? फर्स्ट ऑफर, और सब्सिक्वेंट ऑफर तो सेकंड ऑफर है ही। तो फर्स्ट ऑफर से लेकर सेकंड ऑफर के बीच में अगर कंपनी ने कोई क्या क्रिएट किया है? चार्ज क्रिएट किया है, नया कोई चार्ज क्रिएट किया है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बताना है। अब आप पूछोगे सर चार्ज क्रिएट करने का क्या मतलब है? चार्ज क्रिएट करने का मतलब होता है असेट को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करके लोन ऑब्टेन करना। मान लो फर्स्ट ऑफर से सेकंड ऑफर के बीच में कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का लोन लिया एचडीएफसी बैंक से, और एचडीएफसी बैंक से लोन लेने के लिए कंपनी की ऑफिस बिल्डिंग को मॉर्गेज करा, तो हम बोलेंगे कि कंपनी ने एक नया चार्ज क्रिएट किया है। चार्ज क्रिएट करने का मतलब होता है टू प्रोवाइड असेट एज अ सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग लोन। तो आज अगर आपने प्रीवियस ऑफर, सेकंड ऑफर के लिए प्रीवियस ऑफर फर्स्ट ऑफर है, तो फर्स्ट ऑफर से सेकंड ऑफर के बीच में अगर कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ है तो बताना पड़ेगा। वैसे ही थर्ड ऑफर आया तो सेकंड ऑफर से थर्ड ऑफर के बीच में अगर कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ है तो बताना पड़ेगा। प्लस प्रीवियस ऑफर और सब्सिक्वेंट ऑफर के बीच में
अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई क्या हुए हैं, अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंजेस हुए हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस हुए हैं वो भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बताने पड़ेंगे। अब फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे चेंजेस होंगे, अब किसमें, फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे चेंजेस होंगे, तो बेटा फाइनेंशियल पोजीशन में लाइक कंपनी को कोई मेजर लॉस हो गया, कोई लॉस बाय फायर हो गई, 10-5 करोड़ का लॉस हो गया, कंपनी को कोई शेयर मार्केट में लॉस हो गया, अचानक से कंपनी का कोई और अदर तरीके का मार्केट लॉस हो गया, कुछ भी, तो कहीं पर भी अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो रहा है बिटवीन प्रीवियस ऑफर एंड सब्सिक्वेंट ऑफर, तो यह भी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बताना पड़ेगा और ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बन के आरओसी को फाइल हो जाएगा। लेकिन जब भी सब्सिक्वेंट ऑफर्स आएंगी, आपको ना तो कोई नया प्रोस्पेक्टस बनाना है ना कुछ करना है, सिंपली आप न्यूज़पेपर में ऐड निकालो, बोले हम इशू ला रहे हैं, जिसको शेयर खरीदने होंगे खरीदेगा, जिसको नहीं खरीदने होंगे बाढ़ में जाएगा। बोलिए आया? तो आपसे कोई पूछे कि शेल प्रोस्पेक्टस क्या है, आपसे कोई पूछे कि शेल प्रोस्पेक्टस क्या है, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज शेल प्रोस्पेक्टस, तब बोलोगे सेल प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट गिवन है सेक्शन 31 में। अब ये लॉ बोलता है शेल प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस विच इज वैलिड फॉर वन और मोर ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। जो एक ऑफर के लिए वैलिड नहीं है, वन और मोर ऑफर के लिए जो प्रोस्पेक्टस वैलिड है वो शेल प्रोस्पेक्टस है। आप बोलोगे कि जब फर्स्ट ऑफर ओपन होगा उस टाइम पे शेल प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल हो जाएगा, फिर सब्सिक्वेंट ऑफर के टाइम पे कोई नया प्रोस्पेक्टस बना के आरओसी को फाइल नहीं करना, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑफर के टाइम पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आरओसी को फाइल करना है। आपसे कोई पूछे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या आएगा, तो बोले प्रीवियस ऑफर और सब्सिक्वेंट ऑफर के बीच में अगर कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ है या चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी हुआ है, तो बोले वो हमको शेल प्रोस्पेक्टस में बताना इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बताना पड़ेगा। बोलिए आया? अच्छा, इस सेक्शन में एक लास्ट पॉइंट और है सर, ये एक जनरल पॉइंट है, ये इनफैक्ट नॉट ओनली इन शेल प्रोस्पेक्टस, कोई भी प्रोस्पेक्टस हो उसमें अप्लाई होगा। मान लो आपने पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया और पब्लिक से एप्लीकेशन मनी ले लिया, एप्लीकेशन मनी लेने के बाद आपने चेंजेस कर दिए, वेरिएशंस कर दिए इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी, मान लो इशू प्राइस में चेंज कर दिया, मान लो डिबेंचर के रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर दिया, कुछ भी शेयर के कॉल मनी में चेंज कर दिया, तो इन्होंने बोला इफ आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी फ्रॉम पब्लिक से एप्लीकेशन मनी ले लिया है आपने, एंड आफ्टर दैट एनी वेरिएशन इज मेड, एनी चेंज इज मेड इन द टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो जिन जिन लोगों से एप्लीकेशन मनी लिया है उनको वो चेंजेस इंटीमेट कर दो, उनको वो चेंजेस बता दो और उनको 15 दिन का टाइम अलाउ कर दो टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन। भाई आपने टर्म्स चेंज करें, हो सकता है जो नए टर्म्स आए उसके अकॉर्डिंग सामने वाला शेयर ना खरीदना चाहे, तो लॉ बोला देखो एप्लीकेशन मनी लेने से पहले चेंज कर देते तब थोड़ी दिक्कत थी, फिर तो सामने वाले को पैसा देना होता देता, नहीं देना होता नहीं देता। लॉ बोल रहा है वेयर आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी एनी वेरिएशंस एनी चेंजेस आर मेड इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, then company shall intimate such changes to the applicants and applicants will be allowed 15 days to withdraw their application। तो उसके बाद जो एप्लीकेशन विड्रॉ करेगा, जो नहीं करेगा उसको शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये तो एक जनरल पॉइंट है। क्या जनरल पॉइंट है बेटा? इन्होंने बोला इफ आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी लेने के बाद हमने क्या किया, एनी वेरिएशन या चेंज किया, किसमें? इज मेड इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, then a point changes will be intimated to each
एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को चेंजेस बताए जाएंगे एंड दे विल बी अलाउड, दे विल बी अलाउड कितना दिन, दे विल बी अलाउड 15 days to withdraw the, they will be allowed 15 days to withdraw the application. खत्म। यहां पर आकर मेरी तरफ से फिनिश होता है सेक्शन 31, जिसमें कॉन्सेप्ट है किसका, शेल प्रोस्पेक्टस का। मोर और लेस कॉन्सेप्ट इतना सा है कि अगर आपको एक से ज्यादा बार पब्लिक को शेयर इशू करने हैं तो फिर आप नॉर्मल प्रोस्पेक्टस मत इशू कीजिए, शेल प्रोस्पेक्टस इशू कीजिए। फायदा यह होगा कि आपकी बार बार जो मेहनत होती है प्रोस्पेक्टस बनाने की, जो पैसा लगता है, टाइम लगता है, वो बच जाएगा। फर्स्ट ऑफर के टाइम पे शेल प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, वो 1 साल तक वैलिड रहेगा ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर से। सब्सिक्वेंट ऑफर के टाइम पर कोई नया प्रोस्पेक्टस बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑफर के टाइम पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। प्लस अगर पब्लिक से पैसा लेने के बाद प्रोस्पेक्टस में कोई चेंजेस किए तो पब्लिक को वो चेंजेस इंटीमेट कर दो और उन्हें 15 दिन का टाइम अलाउ कर दो अपनी एप्लीकेशन को वापस लेने के लिए। इतना सा कॉन्सेप्ट है ओवरऑल। तो कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कौन सा सेक्शन हो गया बेटा, ये हो गया सेक्शन 31, जिसमें हमारा पूरा कॉन्सेप्ट आ गया शेल प्रोस्पेक्टस का। इस डायग्राम में मैंने शेल प्रोस्पेक्टस के सारे पॉइंट, सारे मतलब सारे पॉइंट लिख दिए। अभी आप थ्योरी रीड करने बैठोगे, एक सिंगल पॉइंट भी आपको मिसिंग नहीं मिलेगा। बोलिए आया कि नहीं आया? क्लियर है? अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से, तो बोलो रीड कर ले एक बार। क्या बेटा? हाँ ठीक है, देखना इधर। देखा बेटा आपको शेल प्रोस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सेक्शन 31? देखना क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ शेल प्रोस्पेक्टस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? शेल प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, मेन पॉइंट अब आएगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सिक्योरिटीज और क्लास, मतलब कोई भी टाइप की सिक्योरिटी, type of securities are issued for subscription in one or more issues. So shell prospectus means a prospectus in respect of which securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period of time, main point, without issue of further prospectus. आगे आपको कोई prospectus नहीं बनाना। एप्लीकेबिलिटी में यही लिखा है, शेल प्रोस्पेक्टस के कॉन्सेप्ट्स उन्हीं कंपनीज को अप्लाई होंगे जो सेबी स्पेसिफाई करेगी रेगुलेशन बना के। तो अब प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 शेल अप्लाई टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज। क्लास मतलब मैंने कई बार बोला है, क्लास वर्ड कहीं भी आए पूरे कंपनीज एक्ट में, क्लास का मतलब होता है टाइप। तो बोले शेल प्रोस्पेक्टस के कॉन्सेप्ट उन्हीं टाइप्स ऑफ कंपनीज को अप्लाई होंगे एज सेबी में प्रोवाइड बाय रेगुलेशंस इन दिस बिहाफ। आगे क्या लिखा है? प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज अंडर शेल प्रोस्पेक्टस। क्या प्रोसीजर है? फाइलिंग ऑफ शेल प्रोस्पेक्टस। इसमें यही लिखा है जब फर्स्ट ऑफर आए उस टाइम पे एक बार आरओसी को सिर्फ क्या फाइल कर दो? शेल प्रोस्पेक्टस। तो क्या लिखा है? एनी टाइप और टाइप्स ऑफ कंपनीज एज सेबी में प्रोवाइड बाय रेगुलेशन इन दिस बिहाफ में फाइला शेल प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर एट द स्टेज ऑफ फाइल करना है शेल प्रोस्पेक्टस आरओसी को एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वैलिडिटी पीरियड क्या है शेल प्रोस्पेक्टस का? द शेल प्रोस्पेक्टस शेल इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सच प्रोस्पेक्टस। और ये 1 year काउंट कहां से होंगे? जब फर्स्ट ऑफर ओपन होगा वहां से। द पीरियड ऑफ 1 year शेल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अंडर शेल प्रोस्पेक्टस। और लास्ट लाइन ये लिखिए, जब सब्सिक्वेंट ऑफर आएगी तो नया प्रोस्पेक्टस नहीं बनेगा। विद रिस्पेक्ट टू सेकंड और एनी सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सच सिक्योरिटीज इंक्लूडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ शेल प्रोस्पेक्टस, नो फर्दर प्रोस्पेक्टस शेल बी रिक्वायर्ड। मतलब वैलिडिटी पीरियड जो भी होगा शेल प्रोस्पेक्टस का, उसमें कोई फर्दर प्रोस्पेक्टस हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। बोलिए आया? अरे आया कि नहीं आया? आगे बढ़ो। आगे देखो क्या लिखा है।
इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब वो बोल रहा है जब भी सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफर्स लाओगे उससे पहले आरओसी को फाइल करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो बोल रहा है प्रायर टू द इश्यू ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विद द रजिस्ट्रार। The information memorandum shall contain all material facts relating to new charges created, changes in the financial position of the company as have occurred between the first offer or previous offer of securities and the succeeding offer of securities। क्या क्या डिटेल आएगी? एक तो न्यू चार्ज जो क्रिएट हुए और जो चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन हुए, कौन से पीरियड में? बिटवीन प्रीवियस ऑफर एंड सक्सीडिंग ऑफर। क्लियर है क्या? अरे बोलो, आ रहा नहीं आ रहा ये पार्ट? और एक लास्ट पॉइंट आता है, एक लास्ट पॉइंट आता है इंटीमेशन ऑफ वेरिएशंस एंड अपॉर्चुनिटी टू विड्रॉ एप्लीकेशन। क्या बोल रहा है अब? वेयर कंपनी और एनी अदर पर्सन हैज रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अलॉन्ग विद एडवांस पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। मतलब एप्लीकेशन आ चुकी है, पैसा आ चुका है चेंज करने से पहले, बिफोर द मेकिंग ऑफ एनी सच चेंज द कंपनी और अदर पर्सन शेल इंटीमेट द चेंजेस टू सच एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को इंटीमेट कर देगा। एंड इफ दे एक्सप्रेस अ डिजायर टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन द कंपनी और अदर पर्सन शेल रिफंड। 15 दिन में एप्लीकेशन विड्रॉ करके उनका पैसा रिफंड हो जाएगा। ऑल द मनी रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन विद इन 15 डेज। सारा काम 15 दिन में होगा, एप्लीकेशन 15 दिन में विड्रॉ हो जाएगी और पैसा रिफंड हो जाएगा। बोलिए आया? लास्ट पॉइंट में कुछ पढ़ना नहीं। क्लियर है क्या बच्चों? यहां पर आकर मेरी तरफ से खत्म होता है सेक्शन 31 विच वॉज